Okay, students, are you able to see the screen? क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? Okay. So we started this topic, shock therapy in post-communist regimes. If you have any problem in this topic, you can ask me. स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई दिक्कत आई है पहले के पढ़ाई टॉपिक्स में तो आप लोग पूछ सकते हैं. मैम ये साइड वाला पैराग्राफ वापस समझा दीजिए. Okay. The collapse of the communism was followed in most of these countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. जब यूएसएसआर के टुकड़े हुए थे तो वहां पर जब पहले से कम्युनिज्म वाला जो सिस्टम था, यानी वन पार्टी रूल वाला जो सिस्टम था, वो गिरा. उसके साथ साथ वहां पर पूरा जो प्रोसीजर था, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ट्रांजिशन आ रहे थे, वहां पे चेंजेस आ रहे थे उस समय में. वहां पे जो सोशलिस्ट सिस्टम था वो चेंज होकर के अब डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में आ रहा था. तो वहां पर ये पूरा प्रोसीजर जो है, यानी जो लोगों के पास में पार हुआ करती थी वो अब उनसे लेकर के दूसरे लोगों तक शिफ्ट हो रही थी. तो वो पूरा प्रोसीजर काफी पेनफुल था. The model of transition in Russia, Central Asia and East Europe that was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as shock therapy. अभी जो ट्रांजिशन का पूरा प्रोसीजर चल रहा था रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप के अंदर, और इसको प्रभाव कौन डाल रहा था इस पे? वर्ल्ड बैंक और IMF, जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था. इस पूरे प्रोसीजर को शॉक थेरेपी का नाम दिया गया. Shock therapy varied in intensity and speed amongst the former Second World countries, but its direction and features were quite similar. Shock therapy जो थी उसकी intensity काफी अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके से थी. Speed जो थी वो भी different थी. अब जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से फेमस थी जगह, ईस्टर्न यूरोप जो था, वहां पर ये अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग स्पीड में हो रहा था ट्रांजिशन. और इसकी डायरेक्शन जो थी, लेकिन उसके फीचर्स जो थे सब जगह पे वो सिमिलर थे. Each of these countries was required to make a total shift to capitalist economy, which meant rooting out completely any structures evolved during the Soviet period. अब ये जितनी भी कंट्रीज थी, यहाँ पर टोटल शिफ्ट हो रहा था. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है इसमें पूरा बदलाव आ रहा था. यानी कि जो पहले यहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम था कि ये लोग कैपिटलिज्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते थे, प्राइवेटाइजेशन को नहीं देते थे, और पब्लिक सेक्टर जो है उसको ज्यादा बढ़ावा देते थे, वो पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, यानी कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था. इससे ये मतलब था कि इनका जो पूरा स्ट्रक्चर जो इतने समय से सोवियत पीरियड के अंडर चलता हुआ आ रहा था, उसको इन्होंने जड़ से पूरा चेंज करना था, हटाना था. Above all, it meant that private ownership was to be dominant pattern of ownership of property. Privatization of state assets and corporate ownership patterns were to be immediately brought in. कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट ओनरशिप जो है अब वो एक डोमिनेंट पैटर्न होगा, यानी वो लोगों का दबदबा रहेगा. पूरी प्रॉपर्टी जो है, ओनरशिप जो है उसकी, यानी पहले जो सरकार के अंडर हुआ करती थी, अब वो प्राइवेट जिसकी है, जिसने खरीद रखी है, उसके अंडर ही रहेगी. हर जो स्टेट असेट्स थी, यानी स्टेट के अंदर जो चीजें हुआ करती थी, वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा था उनका. और कॉर्पोरेट ओनरशिप जो है उसको, उस पैटर्न को एकदम ये लेकर के आ रहे थे, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा था. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम. Okay. Collective farms were to be replaced by private farming and capitalism in agriculture. अब collective farms जो है उनको भी private farming में replace कर रहे थे, और कैपिटलिज्म जो है वो खेती बाड़ी के अंदर भी देखा जा सकता था. This transition ruled out any alternate or third way other than state controlled socialism and capitalism. यही जो ट्रांजिशन था उसने बिल्कुल एक थर्ड तरीके से या ऑल्टरनेट तरीके से जो है स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म को बिल्कुल कैपिटलिज्म में चेंज कर दिया था.
अब शॉक थेरेपी जो है उसके अंदर क्या ड्रास्टिक चेंजेस आए थे, क्या उसके अंदर इकोनॉमीज में बदलाव आए थे, उसके बारे में आपको पता पड़ेगा। आने वाले सालों के अंदर किस तरह से यहाँ पे इन्होंने इस चीज को डील करा, यूएसएसआर के टुकड़े हुए, क्या क्या यहाँ पे चीजें चेंज की गई, अलग अलग जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पहले पॉलिसीज अलग हुआ करती थी, उनमें बदलाव आया। करेंसी जो है उसके अंदर भी कन्वर्टेबिलिटी देखी गई, एज इन की जो उसकी वैल्यू थी जो उस समय में हुआ करती थी उसमें गिरावट आई, इन्फ्लेशन हुआ, महंगाई बहुत बढ़ी, और चीजें जो है लोगों के लिए वर्स्ट होती गई। तो वो सारी चीजें अब आपको पता पड़ेंगी। शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दीज इकोनॉमीज। शॉक थेरेपी जो है उसके अंदर काफी एक अनइमेजिनरी चेंजेस आए हैं, एक एक्सट्रीम लेवल पे चेंजेस आए हैं। जितनी भी एक्सटर्नल ओरिएंटेशन था इकोनॉमी को लेकर के, यानी बाहर का जो पूरा इकोनॉमीज को लेकर के, यानी आर्थिक चीजों को लेकर के जो इनका ओरिएंटेशन था, पॉलिसीज थी, उनमें बहुत बदलाव आया। Development was now envisaged through more trade and thus a sudden and complete switch to free trade was considered essential. Development जो है उसको बेसिकली देखा जाता था कि डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब बहुत ज्यादा ट्रेड हो सकेगा, इसीलिए एकदम से और पूरी तरीके से इन्होंने फ्री ट्रेड वाली चीज जो थी उसको माना कि ये बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। The free trade regime and foreign direct investment were to be the main engines of the change. अब क्योंकि ये फ्री ट्रेड को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे तो यहाँ पे फ्री ट्रेड regime जो है वो लगाया गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, ये दो बेसिक चीजें थी जिनको ये मान रहे थे कि ये ही इंजन की तरह काम करेंगे इस बदलाव को लाने में। किसी को कोई दिक्कत अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें? No, ma'am. No नो problem. मैम। Okay. This also involved openness to foreign investment, financial opening up और deregulation and currency convertibility. अब इसी से काफी ज्यादा openness मिली foreign investment, यानी foreign की जो countries हैं वो invest कर सकती हैं इनके यहाँ पर आकर के। financial resources खोले जा रहे थे, जो चीजें पहले deregulate हो रखी थी उनको भी ठीक किया जा रहा था। currency convertibility यानी currency जो है वो भी convert हो रही थी, यानी कि एक तरीके से समझा जाए जब अंदर आंतरिक चीजें बदलाव आती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, जो पहले स्टेट के हाथ में था वो अब प्राइवेट उनके साथ में था, उन पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे इम्पोज नहीं किए गए थे, तो वो अपने तरीके से जितना ज्यादा हो सकता था फायदा कमाने की कोशिश कर रहे थे, डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, उतना डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे थे जितना यूएसए कर चुका था, उसकी बराबरी के हिसाब से वो कोशिश कर रहे थे। तो उसकी वजह से जब आप पूरा चेंज करते हो, पूरा रजीम चेंज करते हो, पूरा प्रोसीजर, पॉलिसीज, स्कीम, सब कुछ जो पुराने समय से चला रहा है उसको चेंज करते हो, तो और भी जगहों पर अलग अलग उसके आफ्टरमैथ्स जो है देखने को मिलते हैं। अब ये ट्रांजिशन जो था उससे काफी ज्यादा चीजें जो सोवियत ब्लॉक कंट्रीज जो थी बेसिकली, जिनका अलायंस सिस्टम हुआ करता था, उसमें भी काफी चेंजेस आए। हर स्टेट या जो इस ब्लॉक को बिलोंग करती थी वो कोशिश कर रही थी कि कैसे ना कैसे करके वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है उनको वो डायरेक्टली उनसे लिंक हो जाए, और उस रीजन में जैसे बेसिकली यूएसए का नाम आपको सुनने को ज्यादा मिलेगा, वो एक दूसरे से उस रीजन से लिंक हो और अपने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एक इकोनॉमिक सिस्टम उनके जैसा ही जो उसको ऑब्जॉर्व करके वो यहाँ पे फायदा उठा सके, उस चीज को ये लोग ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। Finally, the transition also involved a breakup of the existing trade alliances among the countries of the Soviet bloc. The Soviet bloc के अंदर पहले से existing चीज थी, trade alliances था, system था, support दूसरी countries से वो टूटा। Each state from this bloc was now linked directly to the west and not to each other in the region. हर स्टेट जो थी इस ब्लॉक में वो डायरेक्टली लिंक थी वेस्ट से, और एक दूसरे से इस रीजन में वो लिंक नहीं थे। These states were thus to be gradually absorbed into the Western economic system, और धीरे धीरे ये पूरी तरह से Western economic system को absorb कर रहे थे। The Western capitalist states now became the leaders and thus guided and controlled the development of the region through various agencies and organization. अब क्योंकि ये उन्हीं के economic system को absorb कर रहे थे, उन्हीं को मान रहे थे कि इन्हीं के जैसे हमें अपना सिस्टम अपनाना है, तो वो जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट हुआ करती थी उस समय में जो लीडर्स थे वो धीरे धीरे इनको गाइड कर रहे थे और कंट्रोल करने लगे थे इनके डेवलपमेंट को अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज की
मदद से। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। अब है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी के बाद में क्या यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस हुए, सिचुएशंस हुई। शॉक थेरेपी, द शॉक थेरेपी एडमिनिस्टर्ड in the 1990s did not lead the people into the promised utopia of mass consumption. अब ये जो शॉक थेरेपी थी जो 1990 से शुरू हो गई थी, इसने लोगों को जो एक प्रॉपर इमेजिनरी वर्ल्ड दिखाया था, यूटोपिया जैसे कि बोला जा रहा है, एक ऐसी प्लेस या एक ऐसी स्टेट जो इमेजिनेशन में हो, ठीक है, वो नहीं हो पाई। प्रॉमिस जो उन्होंने किया था कि आपका डेवलपमेंट होगा, आप इस सिस्टम को अपना लेंगे तो फायदा होगा, वो, और उसके बाद में लोग बाग बहकावे में आ गए थे एक तरीके से कि हाँ हमारे यहाँ भी अगर हम इसको पूरी तरह से चेंज कर देंगे पुराने स्ट्रक्चर को तो हम भी काफी डेवलप्ड हो जाएंगे। वो हुआ नहीं। जनरली इट ब्रॉट रून टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ एंटायर रीजन। और जनरली हुआ क्या, यहाँ पर जो इनकी इकोनॉमीज थी वो बर्बाद हो गई और लोगों के ऊपर, पूरे उस रीजन के ऊपर जो है काफी आपदाएं आई। In Russia, the large state-controlled industrial complex almost collapsed. जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी कंपनीज थी वो यहाँ पर गिरने लगी, as about 90% of its industries were put up for sale to private individuals and company. और ऐसा क्यों होने लगा? क्योंकि उनको 90% इस चीज के जो इंडस्ट्रीज के शेयर्स थे उनको बेचने के लिए रख दिया गया था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो या कंपनीज हो उनको, तो उससे उनका काफी गिरावट आई। Since the restructuring was carried out through market forces and not by government-directed industrial policies, it led to the virtual disappearance of entire industries. अब क्योंकि यहाँ पे ये restructuring जो है वो डायरेक्ट मार्केट फोर्सेस के द्वारा कराई जा रही थी, बाकी गवर्नमेंट के तरीके से, तौर तरीके से, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए नहीं कराई जा रही थी, तो यहाँ पर धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, गायब होने लगी। This was called the largest गैरेज सेल इन हिस्ट्री, और इसको बोला जाता है लार्जेस्ट गैरेज सेल हिस्ट्री के अंदर। यानी कि ये प्रॉपर इंडस्ट्रीज को जो है बेच रहे थे। एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रोवे प्राइसेस, क्योंकि ये बहुत ही जो कीमती वैल्यूड इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत कम कीमतों पर बेचा जा रहा था, बहुत ही खराब। तो उन जब ऑब्वियसली बात है, जब बहुत अच्छी स्टैब्लिश्ड कोई इंडस्ट्री हो, ठीक है, एकदम उसके शेयर गिर जाए, उसके जो जितने भी ओनर्स हैं वो उसको बेचने के लिए पूरी तरीके से डिटरमाइंड हो और औने पौने दामों में उसको बेचना शुरू करें, सही वैल्यू जो है उसकी वो ना मिले, तो उससे होगा क्या, उसकी जो चीज वो मेंटेन करे हुए थे वो खराब होगी, धीरे धीरे उसकी वैल्यू जो थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होगी। अब उसको बेचेंगे, अब अलग अलग लोगों को बेचेंगे तो वो अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से उस कंपनी को चलाने की कोशिश करेंगे, जितने परसेंट भी उसका शेयर खरीदेंगे वो उस हिसाब से अपना होगा। उस पूरी एक इंडस्ट्री के टुकड़े हो जाएंगे, कई सारे टुकड़े हो जाएंगे, जो उसके अंडर काम करने वाले लोग हैं उनके पास में नौकरियां नहीं रहेंगी, क्योंकि जो नया मालिक आएगा या जिस भी तरीके से वो मेंटेन करना चाहेगा चीजों को, वो अधिकतर नेगेटिव उसमें ही देखा जाता है, क्योंकि लोग जो हैं वो कोप अप नहीं कर पाते हैं इस तरह की सिचुएशन से। वो अपने तरीके से लोगों को कम वेजेस देने लगेंगे, अपने तरीके से उससे काम कराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग कर भी लेंगे, कुछ लोग नहीं भी करेंगे, तो उसकी जो प्रॉपर वैल्यूएबल जो इंडस्ट्री हुआ करती थी वो धीरे धीरे खराब होती जाएगी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? मैम एक बार वापस बताइए ना। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो पहले से एस्टेब्लिश्ड कोई जैसे अभी मान लो हमारे यहाँ पर कुछ एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं और एक ऐसा पॉलिसी आ जाती है जिसके बाद में उस जो, अब जैसे सपोज अब आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर रेलवेज का जो है एग्जाम्पल देना चाहूंगी। पहले रेलवेज जो थी पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर था, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर था और उससे काफी फायदा भी उठाया जाता था। धीरे धीरे क्या है, अब उसमें प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है और
कुछ हिस्सा जो है उसका प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया है काम करने के लिए, वर्क प्रोसीजर कराने के लिए। तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं, इसके दो रिजल्ट निकल सकते हैं। पहला, बहुत अच्छे से काम करे वो लोग और बहुत अच्छे से इसको इम्प्रूव करें और मेंटेन करें। दूसरा, उसकी वैल्यू बिल्कुल गिर जाए और उसमें लोग बाग ढंग से काम भी नहीं करें और उसको फायदा भी नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, जब दूसरा सिस्टम यहाँ पे लाया गया तो स्टेट के पास में यानी पब्लिक सेक्टर के पास में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे औने पौने दामों में बेची जाने लगी, क्योंकि नई पॉलिसी आ गई थी जिसमें उनको इन सारा गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो हट गया था और वो प्राइवेटाइजेशन में जा रहा था। सारा जो इंडस्ट्रीज और वो सब फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप थी वो धीरे धीरे प्राइवेट उसमें जा रही थी। तो उसकी बोली लगने लगी एक तरीके से, उसको बेचा जाने लगा कि जिसको जितना शेयर खरीदना है वो उसका खरीद सकता है, या जितनी उसको कंपनी खरीदनी है वो खरीद सकता है। अब लोग बाग खरीदने लगे, इंडिविजुअल खरीदने लगे। तो जैसे 100% अगर किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के हैं शेयर्स, तो वो अलग अलग डिवीजन में जो जितने खरीद सकता होगा वो उस हिसाब से खरीद लेगा। अब मल्टीपल पार्टनर्स हो जाएंगे तो उनके बीच में सामंजस्य बैठाना कि वो साथ में बैठ करके कोऑर्डिनेट करके प्रॉपरली उसको चला सके, वो इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है जब इस तरह की कंडीशन किसी भी कंट्री के अंदर हो। कई केसेस में हो जाते हैं कि कई सारे मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, वो प्रॉपरली काम कर लेते हैं, लेकिन वो तभी हो पाता है जब उनके ऊपर प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस हो। यहाँ पे वो चीज मिसिंग थी। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का भी वही लिया गया है कि ऐसी पूरी इंडस्ट्रीज जो वहां पर स्टैब्लिश हुआ करती थी सोवियत यूनियन के टाइम पे, वो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन में जब लाया जाने लगा तो वो बर्बाद होने लगी, मल्टीपल पार्टनर्स होने लगे, उसमें उनकी वैल्यू गिरने लगी, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे थे। अब कोई चीज प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएगी तो वो ठप हो जाएगी, ठप हो जाएगी तो वो बंद हो जाएगी। तो धीरे धीरे वो इसी तरह की इंडस्ट्रीज जो है वहां से डिसअपियर होने लगी। यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। अब समझ आया? यस मैम, थैंक यू। ओके। Though all citizens were given vouchers to participate in the sales, most citizens sold their vouchers in the black market because they needed the money. अब क्या हुआ, इनको वाउचर्स दिए गए थे कि भाई इस तरह की जब सेल लगे किसी भी इंडस्ट्री की तो वो वाउचर के तहत यानी एज एन एंट्री पास के तहत वो कुछ परसेंट उसका खरीद सकते हैं। ठीक है, वाउचर्स एज एन की कूपन की तरह। अब कूपन दिए हुए थे तो कुछ लोगों ने क्या करा, ब्लैक मार्केट यानी जो काला बाजारी होती है उसमें वो कूपन बेच दिए क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी। ठीक है, अब उनको पैसे की क्यों जरूरत थी वो आपको आगे पता पड़ेगा कि उनकी जो वैल्यू रशियन करेंसी जो रूबल वैल्यू थी उसकी करेंसी जो थी वो एकदम से गिरने लगी, एज इन उसकी वैल्यू गिरने लगी। अभी जैसे हमारे यहाँ पर एक जैसे यूएसए के डॉलर से कंपेयर किया जाए तो हमारे यहाँ पे क्या है उसकी वैल्यू बता सकता है कि यूएसए डॉलर जो है उसके अभी करंट क्या वो चल रहा है? इंडियन रुपी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो चल रहा है, हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स का जो करेंसी है यानी एक डॉलर की कीमत क्या है, 74.49 इंडियन रुपी। ठीक है, तो इनका जो रूबल था, रशियन करेंसी जो थी उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटने लगी, यानी और देशों के कंपैरेटिवली उसकी वैल्यू कम होने लगी। तो उससे क्या हुआ, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। रूबल की वैल्यू घटी, महंगाई बढ़ी। जब वैल्यू घटती है तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ी तो वहां पे लोग बागों को उससे डील करने के लिए यानी अपनी रोजमर्रा की जो जीवन की चीजें होती है, खाना पीना, वो देखने के लिए भी उनको अपनी सेविंग्स को यूज करना पड़ा और एक पॉइंट पे कई लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई। द कलेक्टिव फार्म सिस्टम disintegrated, leaving people without food security, and Russia started to import food. कलेक्टिव फार्म सिस्टम यहाँ पे लाया गया था, उससे लोगों के पास में फूड सिक्योरिटी को लेकर के कोई वो नहीं बचा था, खाने के लिए सामान नहीं बचा था और रशिया को खाना इंपोर्ट करना पड़ा। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वाज बिलो व्हाट इट वाज इन 1989। जो जीडीपी रेट थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन वाली रेट जो थी रशिया की 1999 के अंदर, वो बहुत ज्यादा घट गई थी। जो 1989 में थी उससे भी बहुत ज्यादा घट गई थी। द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद नो ऑल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस। और पुराना स्ट्रक्चर जो था वो टूट चुका था और नया जो है ऑल्टरनेटिव उसकी जगह पे जो लाया गया था वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था। समझ में आया इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम, नो प्रॉब्लम। No, ma'am, no problem. ओके, No, ma'am, no problem.
The old system of social welfare was systematically destroyed. जो पुराना सामाजिक उद्धार के लिए लगाया गया था सिस्टम, यानी समाज के डेवलपमेंट के लिए लगाया गया था, वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका था. The withdrawal of government subsidies pushed large section of people into poverty. अब जो सरकार पहले उनको सब्सिडीज दे रही थी, यानी सब्सिडाइज रेट्स पर उनको चीजें प्रोवाइड करा रही थी, वो अब नहीं हो पा रहा था, सरकार का कंट्रोल हटा दिया गया था, तो लोग बाग इवेंचुअली जो है क्या गरीबी की तरफ चले गए थे, गरीब हो गए थे. The middle classes were pushed to the periphery of society and the academic and the intellectual manpower disintegrated और migrated. जो मिडिल क्लास थी वो भी समाज के अंदर जो है वो बेसिकली कोशिश कर रहे थे डील करने की, यहाँ पे जो भी चीजें चल रही थी उससे डील करने की कोशिश कर रहे थे. और जो बाकी पढ़े लिखे लोग थे जिनका एकेडमिक अच्छा था बैकग्राउंड, वो या तो माइग्रेट कर गए थे, ठीक है, या वो जो है डिसइंटीग्रेट हो गए थे. डिसइंटीग्रेट यानी कि इधर उधर हो गए थे. A mafia emerged in most of these countries and started controlling many economic activities. एक माफिया उस समय में शुरू हो गया था, ठीक है, इमर्ज हो गया था और उसने काफी ज्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था इस तरह की कंट्रीज में और वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. प्राइवेटाइजेशन लेड टू अ न्यू डिस्पैरिटीज. प्राइवेटाइजेशन से नया भेदभाव शुरू हो गया था. पोस्ट सोवियत स्टेट स्पेशली रशिया वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स. पोस्ट सोवियत स्टेट्स और स्पेशली रशिया जो है वो रिच और पुअर रीजन्स के अंदर डिवाइडेड था. अनलाइक द अर्लियर सिस्टम देयर वाज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन द पीपल. अब लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखी जा सकती थी, जो पहले का सिस्टम था उससे भी ज्यादा. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? Okay, so that's it for today. आज इतना ही करेंगे. I'm going to send you a link for your next class.